ऑलराइट, तो ये यहाँ तक देख लिए थे हम लोग। देखो जो रेटिंग होता है ना वो जूट में होता है, टिपिंग टी में होता है, स्टॉकिंग टोमेटो में होता है, रेटूनिंग प्रॉपिंग ट्रैशिंग शुगर केन में होता है, ठीक है। टॉपिंग किस में होता है, डीलिंटिंग किस में होता है, कॉटन में होता है, ठीक है। तो जिसमें डीलिंटिंग होता है उसी में टॉपिंग भी होता है। पैगिंग ग्राउंडनट में होता है, डी टैसलिंग मेज में होता है, और ये किस लिए किया जाता है, डी टैसलिंग टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। डी सकरिंग तुम्हारा बनाना में होता है, और डीलिंटिंग कॉटन, डी हॉल्मिंग पोटैटो एंड क्योरिंग प्रोसेस तुम्हारा टोबैको में होता है। नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन ये 2001 में आया था, ठीक है। और अपीडा तुम्हारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में बना था। 1985 में इसका स्टैच्यूट बना दिया गया था अपीडा का। इसका बेसिकली एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। तो ये है 1985 में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत अपीडा का निर्माण किया गया था। और नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन ये 2001 में स्टार्ट किया गया था। एक सेकंड, हाँ ठीक है। अब ये 54.6% क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, ऑफ द वर्क फोर्स इज एंगेज्ड इन एग्री अलाइड एक्टिविटीज़ कंट्रीब्यूटिंग टू 18.8% GVA इन GDP फॉर द ईयर 21-22। तो अब देखो ये ऐसा फिगर है ना कि थोड़ा बहुत इसमें गैस वर्क किया जा सकता है। अगर 54.6% 2021-22 में था, तो आज की डेट में एग्री एलाइड एक्टिविटीज़ का कंट्रीब्यूशन इन द GVA थोड़ा सा कम ही हो जाएगा, ठीक है। ये तो नंबर ऑफ वर्क फोर्स है, मतलब शेयर ऑफ वर्क फोर्स है, शेयर ऑफ वर्क फोर्स विच इज़ एंगेज्ड इन द एग्री अलाइड एक्टिविटीज़, सो दैट इज़ 54.6%। और वो कुल मिला के कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मतलब GVA ऑफ 18.8% कंट्रीब्यूट करते हैं इन द GDP, दैट इज़ फॉर द ईयर 21-22। नाउ द फर्स्ट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1960, हम एक बार ऑल पढ़ चुके हैं ये ऊपर। So that was inaugurated by Jawaharlal Nehru in Pantnagar. Later it came to be known as Govind Vallabh Pant University, या simply Pant University. Then Norman Borlaug is considered as the father of Green Revolution. He was born in 1914. So the year when the World War I started, Norman Borlaug, ये the father of Green Revolution, he was born in Iowa state of America, ठीक है। Borlaug is among these 7 people in the world who got 3 awards. नोबेल मिला था इनको, कांग्रेस गोल्ड मिला था नॉर्मन बोरला को, और प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम मिला था, ठीक है। तो देखो नोबेल मिलना बहुत बड़ी बात है, प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम भी दे दिया और कांग्रेस गोल्ड मेडल भी दे दिया। तो केवल 7 लोग हैं दुनिया में जिनको ये तीनों अवार्ड मिला है, नॉर्मन बोरला उनमें से एक थे। हाउएवर द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया इज स्वामीनाथन, एवरीवन नोज दैट। द प्रोग्राम फॉर द यूज ऑफ डेवलप्ड सीड्स इन इंडिया वॉज स्टार्टेड बाय द कोऑपरेशन फ्रॉम रॉकफेलर फाउंडेशन ऑफ USA। जो ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया स्टार्ट हुआ था, तो उसमें जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स वगैरह इंडिया को जो दिया गया था वो किसने बनाया था, रॉकफेलर फाउंडेशन USA ने बनाया था। एंड फेजेस अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ का ग्रीन रेवोल्यूशन 1966 से 81 में एक फेज़ चला था, देन 81 से 95 चला था, और फिर तीसरा वाला 1995 के उपरांत उसके बाद चला था। तो 61 से 81, फिर 81 से 95 एंड देन 95 ऑनवर्ड्स, तो 3 फेज़ में चला था इस तरह से। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, 61 से 85 नहीं, 61 से 81, देन 81 से 95, नॉट 61, 66 में आया था इंडिया में, 66 से 81 एंड देन 81 से 95, देन 95 ऑनवर्ड्स तीसरा फेज़ चला था। द मोस्ट बेनिफिटेड क्रॉप ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इज़ ये मीट कह रहे हैं, wheat of Mexican species which was brought from Borlaug International Maize and Wheat Improvement Center. इसके बाद रेनबो रेवोल्यूशन इज़ रिलेटेड टू ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। तो ये भी याद रखना, इसको वैक्सीनेशन से मत जोड़ देना, ठीक है। रेनबो रेवोल्यूशन वो इंद्रधनुष है जो वैक्सीन वाला है, ये रेनबो रेवोल्यूशन ग्रीन रेवोल्यूशन से जुड़ा है। अब गोल्डन रेवोल्यूशन हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रूट्स एंड वेजीज़ को बोलते हैं। रेड रेवोल्यूशन तुम्हारा इसमें टोमेटो और मीट आ जाता है, और फल सब्जियाँ को गोल्डन रेवोल्यूशन बोलते हैं। राउंड रेवोल्यूशन पोटैटो को बोलते हैं, पिंक रेवोल्यूशन ऑनियन को बोलते हैं, येलो रेवोल्यूशन ऑयल सीड्स को बोलते हैं, और ग्रे रेवोल्यूशन फर्टिलाइज़र्स को बोलते हैं, ठीक है। इसमें एक और मुझे याद, ब्राउन रेवोल्यूशन देखना है मुझे। सो व्हाट इज़ ब्राउन रेवोल्यूशन? आई थिंक हैज़ मल्टीपल मीनिंग्स इंक्लूडिंग एन एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन इन इंडिया एंड लैंड रेस्टोरेशन अप्रोच। ब्राउन रेवोल्यूशन तो वो किससे है, क्रूड ऑयल। व्हाट इज़ ब्राउन रेवोल्यूशन? इज़ ब्राउन रेवोल्यूशन related to coal? No, the brown revolution is not related to coal, but it is related to coffee and leather. All right.
So it is related to coffee and leather, and the revolution is related to the production of coffee and leather and is associated with organic farming and soil quality improvement. It focuses on growing coffee in an environmental friendly and socially responsible way to meet the demand from developed nations. Black revolution is related to the production of crude oil and also known as brown coal. Lignite is a soft combustible sedimentary rock that is formed from naturally compressed peat. तो ब्राउन रेवोल्यूशन इज़ रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ लेदर एंड कॉफ़ी, एक तो ये लिखना पड़ेगा आपको, और ब्लैक रेवोल्यूशन इज़ रिलेटेड टू क्रूड ऑयल, प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल. तो ये दो फैक्ट्स यहाँ पे ज़रा ऐड ऑन कर लो. दिस इज़ रिलेटेड टू कॉफ़ी, वेयर एज सो ब्लैक रेवोल्यूशन इज़ रिलेटेड टू क्रूड ऑयल. ओके, कैन यू होल्ड ऑन अ सेक. ओके, तो ये हो गया. अब देखो इसमें जो सबसे ज़्यादा आसानी से भूल जाने वाला फैक्ट है वो ये है गोल्डन रेवोल्यूशन, दैट इज़ रिलेटेड टू फल एंड सब्जियाँ, फ्रूट्स एंड वेजीज. रेड रेवोल्यूशन इज़ रिलेटेड टू टोमेटो एंड मीट. पिंक रेवोल्यूशन इज़ रिलेटेड टू अनियन एंड कहाँ गया, हाँ, राउंड रेवोल्यूशन इज़ रिलेटेड टू पोटैटो एंड येलो रेवोल्यूशन इज़ रिलेटेड टू ये क्या है, ऑयल सीड्स है. अब यहाँ गोल्डन रेवोल्यूशन में फ्रूट्स एंड वेजीज है, रेड रेवोल्यूशन में टोमेटो मीट है, राउंड रेवोल्यूशन पे पोटैटो है, पिंक रेवोल्यूशन में अनियन है, येलो में ऑयल सीड्स है, ग्रे में फर्टिलाइज़र है, ब्राउन में लेदर कॉफ़ी है, ब्लैक रेवोल्यूशन में क्रूड ऑयल है. मेरे ख्याल से गोल्डन रेवोल्यूशन में हनी भी जाता है अलॉन्ग विद फ्रूट्स एंड वेजीज. सो द गोल्डन रेवोल्यूशन इन इंडिया इज़ रिलेटेड टू बोथ हनी एज वेल एज हॉर्टिकल्चर. ठीक है, तो नाउ इट इज़ क्लियर. तो यहाँ पे इट इज़ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि गोल्डन रेवोल्यूशन में दोनों चला जाएगा. ठीक है. देन इम्पैक्ट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, हमको HYV सीड्स मिले थे, इरिगेशन फैसिलिटी बना, और कुछ स्पिल ओवर इफेक्ट्स भी देखने को मिले, जैसे रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, रूरल रोड्स एंड मार्केटिंग डेवलपमेंट हुआ, बट दीज कॉज्ड रीजनल डिस्पैरिटीज़. फिर जीरो टिल बेस्ड फर्टिलाइजर ड्रिल वॉज डेवलप्ड बाय GB पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर. दिस मशीन enables टू सो डायरेक्टली आफ्टर पैडी हार्वेस्ट विदाउट प्रायर सीड बेड प्रिपरेशन. तो जीरो टिल सीड फर्टिलाइजर ड्रिल, ये एक प्रकार का ड्रिलिंग मशीन है. GB पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर ने सबसे पहले बनाया इंडिया में इसको, और बिना सीड बेड प्रिपेयर किए हम इस डायरेक्टली आफ्टर पैडी हार्वेस्ट के बाद हम लोग सीड्स डाल सकते हैं यूजिंग दिस. मिलेट्स की बात करें, इसमें ज्वार और बाजरा दोनों आता है. दीज आर नॉट कमर्शियल क्रॉप्स बट कमर्शलाइजेशन इज डिफरेंट फ्रॉम फॉर डिफरेंट स्टेट्स. फॉर इंस्टेंस, राइस इज़ अ कमर्शियल क्रॉप इन पंजाब, हरियाणा, बट अ सबसिस्टेंस क्रॉप इन उड़ीसा. तो ये काफ़ी रिलेटिव होता है, डिपेंड्स ऑन द लोकल जोग्राफी एंड कंजम्पशन पैटर्न्स ऑफ पीपल. तो यू कैन नॉट absolutely say that rice is not a commercial crop and millets is not a commercial crop. ठीक है, तो ये हो गया. then wheat is mainly produced in the north as well as north western regions, और इसकी जो conditions है वो देख लो, ये 10 से 20 डिग्री होता है, मतलब बहुत गर्म नहीं होता है, थोड़ा हल्का ठंडा ही होता है और थोड़ा ड्राई ही होता है, मतलब 50 से 75 सेंटीमीटर्स रेनफॉल होती है. इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल होनी चाहिए, तो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल होगी 50 से 75, मतलब कम ही होगी. इसका मैं अगर बताऊं तो यहाँ तो ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट्स उगेंगे, और टेम्परेचर भी ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, तो तुम्हारा वीट बन जाएगा. ठीक है. बाय द वे, ये टेम्परेचर कम है तो वीट इज़ ऑल्सो अ राबी. ठीक है. दैन ड्वार्फ स्पीशी ऑफ वीट, अब देखो, लर्मा रोजो 64A, सोनोरा 63, 64 और मेयो 64. देखो 63, 64 जहाँ भी दिखे ना तुम्हें सीधे मार्क कर देना, ये वीट है, वीट की प्रजाति है, और वो भी ड्वार्फ स्पीशी है. ठीक है. तो ये फिर नोरिन 10 इज़ अ जीन का नाम है जिससे ड्वार्फ जीन होती है, ड्वार्फ वीट बनता है. ठीक है. नोरिन 10 इज़ अ ड्वार्फिज्म क्रिएटिंग जीन ऑफ वीट. अच्छा, अब हम वापस यहाँ पे आते हैं. हम क्या देख रहे थे यहाँ पे, कुछ रिवाइज़ करना था हमको. हाँ, तो अगर ये फैक्ट 2021-22 का है, दैट इज़ 54.6% ऑफ वर्क फोर्स इज़ इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर विच इज़ प्रोड्यूसिंग 18.8% GVA इन द कंट्रीज GDP for the year 21-22. So can I get this latest information? तो कोशिश करते हैं एक बार, what percentage of. so अब देखो, ये दिसंबर 23 का फैक्ट है, ये घट करके 45.76% ऑफ द टोटल वर्क फोर्स इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर. और इनका कंट्रीब्यूशन कितना है? सो व्हाट इज़ द एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन GVA इन इंडियाज़? सो ये भी 15% हो गया है घट करके. ठीक है, 2022-23. ठीक है. तो देखो, ये मैंने लिखा था 18.8%, तो अभी ये 15% हो गया है और वो 45 पॉइंट समथिंग हो गया है. तो ये हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि ये तो हमारा 45 हो गया है और ये तुम्हारा
आज की डेट में 15 हो गया है, ठीक है। यही हमको देखना था लेटेस्ट फिगर। फिर आगे देखते हैं, ये सोनोरा, लर्मा, रोजो, सोनोरिन और क्या था, मेयो 64, ये सब ड्वार्फ स्पीशीज़ ऑफ वीट है। देन S227, इसको भी याद रख लो तो सही रहेगा। अब ये मैक्रोनी वीट एक होता है, दिस इज सूटेबल फॉर कल्टिवेशन इन ड्राई रेनफेड एरियाज। सिमिलरली कल्याण सोना वीट इज़ एडवांस्ड स्पीशी। मैक्रोनी वीट का बॉटनिकल नेम है ट्रिटिकम ड्यूरम। ट्रिटिकम ड्यूरम क्या होता है, मैक्रोनी का बॉटनिकल नेम है, और ये वहाँ उगाया जाता है जहाँ थोड़ा सा सूखा रेन डिपेंडेंट कल्टिवेशन करना पड़ता है, वहाँ पे मैक्रोनी वीट, ट्रिटिकम ड्यूरम जिसका नाम है टेक्निकल, वो उगाते हैं। और कल्याण सोना वीट इज़ एन एडवांस्ड स्पीशी। तो इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं कि कल्याण सोना में ऐसी क्या खास बात है। तो देखो यही कह रहा है, कल्याण सोना इज़ अ हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ वीट दैट्स नोन फॉर बीइंग न्यूट्रिशियस, डिजीज रेसिस्टेंट एंड रिच इन फाइबर एंड मिनरल्स। सेमी ड्वार्फ होता है। कल्याण सोना इज़ अ सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ वीट विच मीन्स इट हैज़ अ शॉर्ट टफ स्टॉक that's less likely to bend. It is used for baking, make chapatis, bread and other baked goods. Kalyan Sona was developed in Mexico in 1963 by Dr. Norman Borlaug as a part of the Green Revolution. So India imported Kalyan Sona and modified it to produce several wheat varieties which led to a significant increase in wheat production. ठीक है, तो यहाँ पे एक तो ये सेमी ड्वार्फ स्पीशी है, यहाँ लिख लेते हैं गुड फॉर बेकिंग, ठीक है, कल्याण सोना सेमी ड्वार्फ गुड फॉर बेकिंग, दैट इज़ कल्याण सोना वेराइटी ऑफ वीट। देन मैक्रोनी बता चुके हैं रेनफेड एरियाज़ में। देन कार्नल ब्लंट, इट इज़ अ फंगल वीट डिजीज़ ड्यू टू टिलेशिया इंडिका नामक फंगाई। अदर डिजीज़ आर कुछ रस्ट हो जाती हैं, डिफरेंट कलर्स ऑफ रस्ट इन वीट, येलो रस्ट, ब्राउन रस्ट, ब्लैक रस्ट। लेकिन बंट भी होता है, दैट इज़ कार्नल बंट उसका पूरा नाम है, बट यू कैन रिमेंबर जस्ट बंट, दैट ऑल्सो अकर्स इन वीट ड्यू टू एंड इट्स अ फंगल disease due to the name of the fungus is Tilacia indica. Now triticale, it is a hybrid between wheat and rye. Then UP is the largest wheat producer with 34 million ton. अभी ये भी आपको लेटेस्ट फिगर देखना पड़ेगा। इंडिया का टोटल वीट प्रोडक्शन कितने मिलियन टन है, 110, और यूपी का क्या है तो देख लेते हैं एक बार। सो उत्तर प्रदेश का अगर देखें तो 24 जून 2024 का आंकड़ा आया है। इन फाइनेंशियल ईयर 2022 उत्तर प्रदेश हैड द हाईएस्ट प्रोडक्शन वॉल्यूम ऑफ वीट, ओवर 33 मिलियन metric tons. So how much wheat does UP produce? 340 lakh metric tons, or we can say 34 MMT कह लो, million metric tons. So इंडिया का देख लेते हैं, India's wheat production. So it was 112.74 million metric tons according to the Farm Ministry. This was a record high, surpassing the previous year's 110.5 million tons. So 112.74 million tons अभी लिख दो फ़िलहाल के लिए, ये बढ़ गया है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश का तो 34 ठीक है, वो सही है। यहाँ पे आप इंडिया का लिख दो 112 मिलियन मैट्रिक टन्स, ठीक है, इंडिया का है, और उत्तर प्रदेश का 34 है। दैन इरीगेशंस आर गिवन इन क्रिटिकल स्टेजेस ऑफ ग्रोथ। दीज स्टेजेस इंक्लूड क्राउन रूट इनिशिएशन इन विच इरीगेशन इज डन आफ्टर 20 days ऑफ सोइंग टू प्रमोट टिलरिंग। मतलब एक अच्छे खासे अमाउंट ऑफ टाइम के लिए पहले सूखा रखा जाता है। सो इरीगेशन इज डन आफ्टर 20 days ऑफ सोइंग टू प्रमोट टिलरिंग। उससे क्या होता है, टिलरिंग होती है। तो क्राउन रूट इनिशिएशन इज बेसिकली प्रोसेस इन विच 20 दिन के बाद इरीगेशन किया जाता है ताकि टिलरिंग हो जाए। नाउ CRI इज़ द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरीगेशन। इफ़ नॉट डन प्रॉपर्ली इट लीड्स टू लेस टिलरिंग एंड लेस यील्ड्स। सो ये भी याद कर लो कि लेस टिलरिंग मीन्स लेस यील्ड। देन सफिक्स में अगर क्लोर लगा हुआ है तो दैट मीन्स इट्स अ हर्बिसाइड, वेरस सफिक्स में अगर PHOS लगा हुआ है तो दैट मीन्स इट्स अ पेस्टिसाइड, ठीक है। तो PHOS लगा है और अगर IM लगा है तो वो फंजीसाइड है। तो मतलब ये ऑब्जर्वेशन था, मैंने ऐसे लिख दिया। अब यू कैन इवन आस्क दैट डज herbicide names usually end in chlor? So herbicides are commonly known as weed killers. And what is the common herbicide name? अब ऐसा तो नहीं है कि most used in India. Herbicides registered. Atrazine is a chlorinated herbicide, triazine class, to prevent pre-emergence broadleaf weeds. Examples of symmetrical triazines, ठीक है। तो एक यहाँ लिख लो triazines या क्लोर, triazine क्लोर आर यूजली हर्बिसाइड का नाम होता है ट्राइजीन। जबकि PHOS है तो वो क्या हो गया, फंगी नहीं पेस्टिसाइड होगा, और IM लगा है तो दैट इज़ फंजीसाइड। दिस वाज माय ऑब्जर्वेशन, इट कैन बी रॉन्ग एज वेल। पैडी सूटेबल कंडीशंस में क्या है, देखो ये थोड़ा वीट से ज़्यादा गर्म जगह होता है और ज़्यादा रेनफॉल भी चाहता है।
लार्जेस्ट एरिया अंडर राइस कल्टिवेशन ये उत्तर प्रदेश में है, जस्ट लाइक वीट में भी उत्तर प्रदेश आ गया है और राइस में भी आ गया है। वेयर एज हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी अगर देखा जाए, मतलब एफिशिएंट प्रोडक्शन की बात करें, तो फिर पंजाब इज़ अहेड ऑफ उत्तर प्रदेश। दैन इकोनॉमिक सर्वे 2022 के हिसाब से राइस ऑक्यूपाइज द लार्जेस्ट क्रॉपिंग एरिया, 46.4 मिलियन हेक्टेयर है। मेरे ख्याल से इतना ही होगा, आज की डेट में भी 46.4 मिलियन हेक्टेयर ही होगा। द नेशनल प्रोडक्टिविटी ऑफ राइस इज़ 2809 kgs पर हेक्टेयर, जबकि पंजाब का प्रोडक्टिविटी 4366 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। तो यू कैन सी कि ऑलमोस्ट डबल है, नॉट डबल से थोड़ा सा कम है। पंजाब की प्रोडक्टिविटी नेशनल प्रोडक्टिविटी से काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये एक फैक्ट है कि पंजाब्स राइस प्रोडक्टिविटी इज़ ग्रेटर दैन national rice productivity, ठीक है। Then Aman is a variety of rice which is sown in June and harvested in November, while Doro Balua is a rice variety that is sown in November and harvested in March. Quite unusual, क्योंकि राइस तो एक खरीफ क्रॉप होता है, लेकिन बोरो डलुआ एक प्रकार का होता होगा राइस जो कि सर्दियों में बोया जाता है और मार्च में काटा जाता है, तो दैट इज़ बोरो डलुआ। थोड़ा उल्टा हिसाब चलता है बोरो डलुआ का, ठीक है। नाउ द वेस्टर्न कोस्ट रिसीव्स मोर रेनफॉल than the eastern coast because west coast is narrower and has mountain regions, but east coast produces more rice due to ideal climate and soil. That's why West Bengal, Uttar Pradesh, Punjab, Andhra account for more than 50% of the India's rice production. देखो राइस के लिए आमतौर पे बात करें तो ज़्यादा कंड्यूसिव कंडीशंस कहाँ पे है, वेस्ट कोस्ट में है या फिर ईस्ट साइड है, तो वो ईस्ट साइड ज़्यादा है, ठीक है। और उसका रीज़न यही है कि एक तो ज़्यादा वर्षा होती है और मिट्टी भी और क्लाइमेट आइडियल है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखना है, ये तो हमको ऑलरेडी पता है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाइब्रिड राइस। नॉर्मल राइस में भी यही आ गया है, ठीक है, बट आई थिंक आई डोंट नो वाई कि वेस्ट बंगाल आ गया है लार्जेस्ट राइस। तो वेस्ट बंगाल इज़ द लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, अकाउंटिंग अबाउट 15% ऑफ द कंट्रीज टोटल राइस प्रोडक्शन। तो सेकेंड लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, सो उत्तर प्रदेश आता है सेकेंड लार्जेस्ट पे। चलो ठीक है। देन व्हाट अबाउट वीट इंडिया? सो उत्तर प्रदेश लीड्स द फ्रंट कंपेयर टू अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। वीट में यूपी इज़ एट द टॉप, राइस में वेस्ट बंगाल इज़ एट द टॉप एंड यूपी इज़ एट द सेकेंड प्लेस। देन द वेस्टर्न कोस्ट ये बता चुके। देन उड़द एंड मूंग, ये यूजली सोन इन द इरीगेटेड लैंड्स आफ्टर खारिफ क्रॉप्स आर सोन एंड हार्वेस्टेड। उड़द एंड मूंग आर यूजली सोन इन द इरीगेटेड लैंड्स आफ्टर खारिफ क्रॉप्स आर सोन एंड हार्वेस्टेड। तो ये क्या हुए उड़द एंड मूंग? ये उड़द and moong are kharif crops. These crops are grown during the monsoon season, which lasts from June to November in India, and they require a lot of water and hot weather to grow. Some examples of kharif crops include urad, moong, arhar, lobia, kulthi, and moth. Rabi crops में देखा जाए तो ग्राम, लेंटिल, पी, लैथेरस, राजमश। तो ये उड़द एंड मूंग जो हैं दे आर बेसिकली खरीफ क्रॉप्स, यहाँ लिख लो आप। पैडी क्रॉप की बात करें तो मैनुअली ट्रांसप्लांटेड एज अ मेथड ऑफ वीट कंट्रोल। उसको मैनुअली इसीलिए किया जाता है बिकॉज इट ऑल्सो सॉल्व्स अनदर प्रॉब्लम ऑफ वीट कंट्रोल फॉर वेट एंड पडल्ड फील्ड्स। इट रिक्वायर्स लेस सीड बट मोर लेबर कंपेयर टू डायरेक्ट सीडिंग। द ट्रांसप्लांटेड क्रॉप्स टेक लॉन्गर टाइम्स टू मैच्योर ड्यू टू ट्रांसप्लांटेशन शॉक। मेजॉरिटी ऑफ राइस फील्ड्स ऑफ एशिया आर मैनुअली ट्रांसप्लांटेड। तो ये पूछ सकता है कि मैनुअली क्यों ट्रांसप्लांट किया जाता है? तो एक तो लेस सीड बट मोर लेबर कंपेयर टू डायरेक्ट सीडिंग, तो सीड्स कम पड़ते हैं, मतलब कम खपत होती है सीड्स की, और वीट कंट्रोल हो जाता है उससे, ठीक है। और मेजॉरिटी राइस फील्ड्स ऑफ एशिया आर मैनुअली ट्रांसप्लांटेड। देन एरिया अंडर ऑयल सीड कल्टिवेशन इज़ मोर देन एरिया अंडर मिलेट्स कल्टिवेशन, एक ये ऑब्जर्वेशन याद रखना। देन सिमिलरली एरिया अंडर कॉटन कल्टिवेशन इज़ मोर इन कंपेयर टू शुगर केन एरिया कल्टिवेशन। देन डेल्टेक रीजन ऑफ तेलंगाना, रायलसीमा, कृष्णा गोदावरी बेसिन इज़ नोन एज राइस बाउल ऑफ इंडिया, ठीक है। केजी बेसिन याद रखो बस, तो वहाँ पे अपने आप तेलंगाना और रायलसीमा वाला इलाका राइस बाउल ऑफ इंडिया कहलाएगा। राइस प्रोडक्शन हम ऑलरेडी बता चुके हैं। दैन SRI, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, दैट इज ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग ऑफ पैडी फील्ड्स मेथड ओरिजिनेटेड इन मेडागास्कर। दिस रिजल्ट्स इन reduced seed requirements, reduced methane production, reduced electricity consumption. System of rice intensification मतलब एक सस्टेनेबल राइस कल्टिवेशन प्रैक्टिस है ये। ग्रीन हाउस गैस भी कम निकलती है, बिजली कम लगती है और रिड्यूस्ड सीड्स भी ठीक है। मैनुअल रेट ऑफ राइस सीड ट्रांसप्लांटिंग 15 से 20 kg पर हेक्टेयर कर पाओगे तुम। देन चीफ फूड क्रॉप ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया का चीफ फूड क्रॉप राइस ही है, ठीक है। ओके, सो आई एम बैक आफ्टर द ब्रेक एंड यहाँ तक कर चुके थे कि चीफ फूड क्रॉप ऑफ इंडिया राइस है, ठीक है।
अच्छा, हम लोग ने पढ़ा था क्या पढ़ा था, 112 मिलियन मेट्रिक टन, वो क्या था, वीट था या राइस था? ऊपर हमने देखा था ये वीट था, और उसमें अकेले उत्तर प्रदेश ने 34 मिलियन मेट्रिक टन प्रोड्यूस किया था, ठीक है। और क्या देखा था हमने, राइस प्रोडक्टिविटी देखी थी कि पंजाब की नेशनल प्रोडक्टिविटी ऑफ राइस से भी ज़्यादा है, दैट इज़ 4366 kgs पर हेक्टेयर राइस निकालता है पंजाब, कंपेयर टू 2800 अप्रॉक्सीमेटली 2800 kgs पर हेक्टेयर राइस प्रोडक्शन बाय द एंटायर नेशन, ठीक है। और राइस के बारे में एक चीज़ और, ये क्रॉपिंग एरिया की बात करें तो 46.4 मिलियन हेक्टेयर है। राइस ऑक्यूपाइज द लार्जेस्ट क्रॉपिंग एरिया, 46.4 मिलियन हेक्टेयर। एंड कंपेयर टू वीट एंड राइस, तो वीट तो चूँकि रावी क्रॉप है तो थोड़ा सा ठंड में चाहिए और कम रेनफॉल चाहिए, कंपेयर टू राइस जो थोड़ा सा वार्मर कंडीशन चाहिए और ज़्यादा रेनफॉल चाहिए। बोरो डलुआ वॉज एन एक्सेप्शन, उसको तुम नवंबर में बोते हो, मार्च में काटते हो। तो ये सब स्टैट्स वगैरह देख लिए थे राइस और उसके बीच, ठीक है। उसके बाद उड़द और मूंग देखा था, तो दैट इज़ खारिफ। एंड एक दो ऑब्जर्वेशन और थी कि ऑयल सीड कल्टिवेशन इज़ मोर दैन व्हाट, ऑयल सीड का कल्टिवेशन ज़्यादा होता है मोटे अनाज के कल्टिवेशन के मुकाबले, ठीक है, दैट इज़ मिलेट्स कल्टिवेशन एरिया। और दूसरी चीज़, कॉटन कल्टिवेशन इज़ मोर देन शुगर केन कल्टिवेशन एरिया। ये एरिया की बात हो रही है, ध्यान रखना, दोनों में एरिया की बात हो रही है। So area under oilseed cultivation is more, area of oilseed cultivation is more than millets cultivation, and cotton cultivation area is more than sugarcane cultivation. तो अब दोनों ये जो है ब्लैक सॉइल में उगते हैं, तो रिलेशनशिप विल बी established between cotton and sugarcane। इस लिहाज से आप इसको याद कर सकते हो कि द एरिया अंडर कॉटन कल्टिवेशन इज़ मोर कंपेयर टू sugarcane एरिया कल्टिवेशन। और फिर इसको कैसे याद करोगे कि ऑयल सीड्स तुम्हारा मिलेट्स से ज़्यादा कल्टीवेशन एरिया ऑयल सीड्स का है। फिर राइस बोल ऑफ इंडिया मैंने बता दिया, ये राइस प्रोडक्शन में ये 3 स्टेट्स हैं रैंकिंग के हिसाब से। फिर सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, ये मेडागास्कर में खोजा गया था, बेसिकली सस्टेनेबल प्रैक्टिस है राइस उगाने की। और मैनुअल रेट ऑफ राइस ट्रांसप्लांटेशन से 15 से 20 किलो प्रति हेक्टेयर ऑफ लैंड में कर सकते हैं हम लोग। उसके बाद अब ये देखना है जैसे बायो फर्टिलाइज़र्स के रूप में हम लोग क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखो, ये ब्लू ग्रीन एल्गे इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ एजोस्पिरिलम इज़ नॉट अ ब्लू ग्रीन एल्गे, इसको दिमाग में बैठा लो, बार बार हमको भूल जाता है। एजोस्पिरिलम इज़ नॉट अ ब्लू ग्रीन एल्गे। अजोला, सिमिलरली अजोला, फिर फॉस्फोबैक्टीरिया, तो ये कुछ टाइप्स हैं जो आप बायो फर्टिलाइज़र के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसमें जो डिटेल है वो मैं एनवायरनमेंट में मेरे ख्याल से पढ़ चुका हूँ, अभी याद नहीं आ रहा है, रिवाइज़ करेंगे बाद में। अब ये कुछ प्रजातियाँ हैं तो इसको बिल्कुल रटना पड़ेगा, ठीक है। पहले हम सिंपल से देखते हैं। तो देखो, खरीफ क्रॉप्स क्या क्या होती हैं, तो मेज़ मूंग मिलेट्स, ठीक है। और अब मूंग है तो यहाँ मूंग के साथ उड़द भी लिख दो, ठीक है। तो उड़द भी जो होता है दैट इज़, वो भी तुम्हारा खरीफ होता है। और वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड तो हमको बताइए ये रावी होता है। और रावी में हमने क्या एक और देखा था, हाँ वीट ही तो देखा था, तो वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, ठीक है। अच्छा, ये ज्वार और बाजरा तुम्हारा मिलेट्स में आता है, बट व्हाट अबाउट लेंटिल एंड बार्ले, दे आर ऑल्सो कोर सीरियल्स बट दे आर रावी क्रॉप, ठीक है। तो एक ये याद कर लो, बिकॉज इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है बार बार कि बार्ली इज़ अ रावी क्रॉप और खरीफ क्रॉप, तो बार्ली इज़ अ राबी क्रॉप, रिमेंबर दैट। और फिर दो ये हैं, पोटैटो इज़ अ राबी क्रॉप एंड सेसमे इज़ ऑल्सो राबी क्रॉप। तो मेज़, मूंग, मिलेट्स। और खरीफ की बात करें तो पैडी तो हो ही जाएगा। और ये तुम्हारा SC ST याद रखो यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो गया, सोयाबीन हो गया, कॉटन हो गया, और दोबारा फिर शुगर केन हो गया और टर्मरिक हो गया। और मेज़, मूंग, उड़द और मिलेट्स, ठीक है। और यहाँ पे ग्राउंड नट्स और रेड चिलीज़। तो ग्राउंड नट और रेड चिली भी तुम्हारा क्या हो गया, खरीफ क्रॉप हो गया। तो सिंपल निमोनिक्स मैंने बना रखे हैं, याद रहा तो ठीक है। मेज़, मूंग, उड़द, या मेज़, मूंग, मिलेट्स और मूंग के साथ उड़द। उसके बाद SC ST, दैट मीन्स शुगर केन, कॉटन, और दूसरा सोयाबीन और टर्मरिक। उसके अलावा ग्राउंड नट और रेड चिली। सो दीज आर खरीफ क्रॉप्स। अब रबी क्रॉप की बात करें तो वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, ये तो रटा हुआ है। इसके अलावा एक बार्ली याद करना है और सेसमे, पोटैटो याद रखना है, दैट इज़ रबी क्रॉप। फिर राइस की अलग से बात करते हैं तो ये खरीफ क्रॉप है। अब देखो, वीट और राइस हमारा चूँकि स्टेपल डाइट है तो इसकी कुछ प्रजातियाँ याद होनी चाहिए, ठीक है। बहुत सारी प्रजातियाँ हैं, कितनी याद करोगे। तो और मोस्टली फेमिनिन नेम्स हैं ये सब, ठीक है। अब इसमें कोई
कोई ट्रिक मिल जाती तो मज़ा आ जाता। अब देखो, बट मोटा मोटा ये इधर को जो ज़्यादा पॉपुलर हैं, जैसे पूसा, पूसा इज़ वेरी पॉपुलर राइस वेराइटी, और सुगंधा, पूसा सुगंधा ये याद कर लो, ठीक है। और जया पद्मा, सुगंधा तो दोबारा 2 बार क्यों लिखे हो यार, सुगंधा यहाँ हो गया ना, माही सुगंधा, पूसा सुगंधा, तो चलो ये हो गया माही सुगंधा, पूसा सुगंधा, जया पद्मा हंसा, ठीक है। जया पद्मा हंसा, ये राइस की वैरायटीज़ हो गई। फिर 2-3 नाम ए से याद रख लो, तो और 2-3 नाम जी से याद रख लो, ठीक है। तो ये हो गया। अब जैसे थोड़ा टिपिकल नेम उठाओ, जैसे आकाशी अंबिका, अन्नपूर्णा, जमुना, आकाशी अंबिका, अन्नपूर्णा, ये ट्रिपल ए हो गया। और आकाशी अंबिका, अन्नपूर्णा, आभा, ठीक है। उसके बाद गरिमा और गीतांजलि, ये हो गया। गरिमा, गीतांजलि, सुरुचि, कावेरी, कांची, गजपति, तो सुरुचि कर लो, ठीक है। यहाँ से आप सुरुचि कर लो बस, हाँ, सुरुचि इज़ इनफ फ्रॉम दिस कॉलम। यहाँ से गरिमा, गीतांजलि कर लो, और जगन्नाथ भी कर सकते हो, ठीक है। आकाशी अंबिका, अन्नपूर्णा, अजय, आभा, और रत्ना कर लो, पूसा, RH10, ये इंपॉर्टेंट है, और KRH2। देखो RH इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, तो KRH या पूसा RH, ये सब तुम्हारा चावल की ब्रीड है। अब हम ए से सारे बता देते हैं। देखो, अजय, आभा, अंबिका, आकाशी, अन्नपूर्णा, ठीक है। अजय, आभा, आकाशी, अंबिका, अन्नपूर्णा। इसके अलावा गरिमा, गीतांजलि, सुरुचि, और यहाँ पे क्या है, माही सुगंधा, पूसा सुगंधा, और नरेंद्र लाल माटी, और क्या था, जया पद्मा हंसा। तो ये सारी राइस की ब्रीड्स हो गई। अब वीट की बात करें तो ये बहुत फेमस है, सोनालिका एक, ठीक है। और अब ये देखो कन्फ्यूजन ना हो इसलिए चंद्रिका, पूसा, सिंधु, गंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे माही सुगंधा, पूसा सुगंधा, और पूसा RH10 है, जबकि पूसा, सिंधु, गंगा, दैट इज़ अ वेराइटी ऑफ वीट, ठीक है। और यहाँ पे कुंदन, कंचन याद कर लो, ठीक है। के से एक कुंदन हो गया, एक कंचन हो गया, एक UP 308 हो गया, और एक राज 3077 और UP 308, ठीक है। तो ये कुछ वीट की ब्रीड्स याद कर लो। अब जैसे देश रत्ना भी मेरे ख्याल से, रत्ना कहाँ था, रत्ना तो वीट नहीं, राइस था, मैंने कहीं देखा था, ये रत्ना है, ठीक है। तो देश रत्ना तुम्हारा, सोनालिका और देश रत्ना दोनों याद कर लो, ठीक है, वीट में। अब देखो कंचन, कुंदन, सोनालिका, देश रत्ना और पूसा, सिंधु, गंगा, ये सब तुम्हारे वीट हैं, जबकि पूसा सुगंध और माही सुगंध, जया पद्मा हंसा, नरेंद्र लाल माटी, अजय, आभा, आकाशी अंबिका, अन्नपूर्णा, पूसा RH10, KRH2, गरिमा, गीतांजलि, और जगन्नाथ और सुरुचि, ये सब राइस है। तो ये क्लियर है। अब एक बार ये खरीफ क्रॉप्स बताना, तो उसमें देखो ग्राउंडनट, रेड चिली तो खरीफ क्रॉप्स है। फिर इधर मेज़, मिलेट, मूंग, उड़द, मेज़, मिलेट, मूंग, उड़द, और SC/ST सोयाबीन, कॉटन, शुगर केन, टर्मरिक, ये सब खरीफ है। फिर राबी तो वीट, बार्ली, पी, मस्टर्ड, ग्राम, ठीक है, ये हो गया वीट, बार्ली, पी, ग्राम, मस्टर्ड, और राबी में और ये आ जाएगा पोटैटो और सेसमे, ठीक है। तो ये हो गया। अब ब्लू ग्रीन एल्गे, एजोस्पिरुलम, अजोला, ये सब बायो फर्टिलाइज़र के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। दो फिर इंडिया जो है उसमें 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं, और 20 एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स हैं, और 60 एग्रो इकोलॉजिकल सब रीजन्स हैं। तो कुल मिला के कितने हो गए, 60, 20, 80 और 95, ठीक है। तो एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स कितने हैं, एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं 20, एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स कितने हैं 20, सॉरी एग्रो इकोलॉजिकल हैं 20, जबकि एग्रो क्लाइमेटिक हैं 15, ठीक है। थोड़ा इसको रटना पड़ेगा। देखो एग्रो देर आर एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स की बात करें तो 15 हैं, एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की बात करें तो 20 हैं, और सब एग्रो इकोलॉजिकल रीजन्स की बात करें तो 60 हैं। और आगे देखेंगे कि ये क्लासिफिकेशन किसने दिया था। एनीवेज, द बुक हिस्ट्री ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर इज़ रिटन बाय रंधावा नामक कोई व्यक्ति होंगे। देन फॉर सिक्योर स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स रिलेटिव ह्यूमिडिटी शुड बी 14%, ये हम रटे हुए हैं। डबल क्रॉपिंग, दैट मीन्स 2 और मोर क्रॉप्स आर ग्रोन विद इन 1 क्रॉपिंग ईयर एट 1 प्लेस, ठीक है। जबकि इंटर क्रॉपिंग होता है प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप्स इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी। मिक्स्ड फार्मिंग होता है रिफर्स टू ग्रोइंग फूड, फॉडर एंड लाइफ स्टॉक, तीनों अगर साथ में कर रहे हो एक ही पैच ऑफ लैंड पे तो एनहांस इनकम आते हैं एग्रीकल्चर से। तो फूड, फॉडर, लाइफ स्टॉक, दैट मीन्स मिक्स्ड फार्मिंग, इंटर क्रॉपिंग में क्लोज प्रॉक्सिमिटी में करते हैं, डबल क्रॉपिंग में
बेसिकली एक ही पैच पे ऑल्टरनेटली किया जाता है. 2 और more crops are grown within one cropping year. Not alternately, साथ में, मतलब इधर तुमने आलू कर दिया, उधर लेंटिल्स कर दिया इस प्रकार से, तो that is double cropping. ठीक है. For secure storage of food grains, relative humidity should be 14%. फिर पंजाब की बात करें तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सबसे ज़्यादा प्रचलन तुम्हारा पंजाब में है. ठीक है. उत्तर प्रदेश इज द लार्जेस्ट शेयर ऑफ टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन. सभी फूड ग्रेन्स अगर की मिला के बात करें तो उत्तर प्रदेश इज़ एट द टॉप. ठीक है. द नेट सोन एरिया ये 45.28% है, नेट सोन एरिया इन इंडिया. अब ये लेटेस्ट फिगर देखना पड़ेगा. नेट सोन एरिया इन इंडिया 45.5% है, that is 141 million hectares. India's net sown area is the amount of land that is used for growing and harvesting crops, and it is about 241 million hectares. This is about 45.5% of the country's total land area. So ये अभी 45.5 हो गया है, 45 है बेसिकली. एक स्टैट मैंने और ऊपर देखा था कि वर्कफोर्स का कितना हिस्सा आज की डेट में एग्रीकल्चर में जुड़ा हुआ है. सो दैट इज़ 45. ठीक है. तो यहाँ लिख सकते हो दैट इज़ 45.5 हो चुका है ये थोड़ा सा, और 140 मिलियन हेक्टेयर है. 45.5% कह लो, और यहाँ क्या था 141 मिलियन हेक्टेयर्स. 141 मिलियन हेक्टेयर्स लैंड ऑफ आवर कंट्री इज़ अंडर कल्टिवेशन. ठीक है. 141 मिलियन हेक्टेयर्स. स्टेट हैविंग हाईएस्ट फर्टिलाइज़र यूजेज, तो ये आंध्रा है मेरे ख्याल से. नहीं, आंध्रा कहाँ से आ गया. State having highest fertilizer usage in terms of kilogram per hectare, that is Punjab. But in terms of 1000 tons fertilizer usage, Uttar Pradesh and Maharashtra. देखो किलोग्राम पर हेक्टेयर अगर देखा जाए फर्टिलाइज़र यूजेज तो पंजाब इज़ एट द टॉप. लेकिन अगर 1000 टन्स इन टर्म्स ऑफ 1000 टन्स, और ये क्या है बेसिकली ऑब्सोल्यूट क्वांटिटी में अगर देखा जाए ओवरऑल, तो फिर उत्तर प्रदेश में ज़्यादा होएगा फर्टिलाइज़र की खपत. तो ये बेसिकली ऑब्सोल्यूट क्वांटिटी में मेरे ख्याल से है. आई विल जस्ट कंफर्म दैट फ्रॉम AI. तो विच इंडियन, ओके, सो पंजाब इज़ द इंडियन स्टेट दैट यूजेस मोस्ट फर्टिलाइज़र पर हेक्टेयर. ओके, द अदर स्टेट्स विद हाई फर्टिलाइज़र कंजम्पशन पर हेक्टेयर, तो हरियाणा है पंजाब के बाद, उसके बाद आंध्र प्रदेश है. और अगर यही हम ऑब्सोल्यूट क्वांटिटी में देखें तो विच स्टेट यूजेस द मोस्ट फर्टिलाइज़र, सो ऑफ कोर्स उत्तर प्रदेश आना चाहिए. पंजाब इज़ द बिगेस्ट कंजम्पशन ऑफ फर्टिलाइज़र इन kg पर हेक्टेयर. पंजाब, अरे यार वो नहीं है. विच स्टेट इंडिया यूजेस लार्ज क्वांटिटीज ऑफ फर्टिलाइज़र फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. चलो ठीक है, वो हम ऑब्सोल्यूट क्वांटिटी में लिख लिए हैं. इट इज़ गिविंग इनफ आइडिया टू मूव ऑन. तो सीड विलेज कॉन्सेप्ट क्या होता है कि ट्रेंड फार्मर्स आर इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ सीड्स टू केटर टू द नीड्स ऑफ दमसेल्व्स एंड फेलो फार्मर्स. तो कुछ ट्रेंड फार्मर्स होते हैं और वो आके एक टाइप ऑफ ग्रुप बना लेते हैं और फिर साथ मिल के प्रोडक्शन ऑफ सीड्स करते हैं और फिर एक दूसरे को ज़रूरत पड़ने पे सीड्स देते भी हैं. देन एग मार्क की बात करें तो ये एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड ग्रेडिंग एक अलग से स्टैचूट बना था इसका 1937 में. तो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड ग्रेडिंग एक्ट 1937, उसके तहत एग मार्क एक स्टैचूटरी मतलब मैकेनिज़्म है. देन PM ग्राम सिंचाई योजना. देन ये क्या है, प्रारंभिक नहीं, PKVY क्या है, और किसान क्रेडिट कार्ड तो ठीक है, और ये E-नाम पोर्टल है नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट. और PKVY का फॉर्म देखना है मुझे. PKVY परंपरागत कृषि विकास योजना इन वन लाइन. सो 3 years in a line with PGS India's prescribed 36, क्या है ये 36 फ्रॉम कन्वेंशनल फार्म टू ऑर्गेनिक, मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग पे जोर दिया गया है. aims to increase soil fertility and thereby helps in production of healthy food through organic practices without use of agrochemicals. ठीक है. तो PKVY हो गया, किसान क्रेडिट कार्ड हो गया, E-नाम हो गया पोर्टल, PM ग्राम सिंचाई योजना हो गया. और ये मैंने अभी देखो ऊपर जब बता रहे थे ना कि 20 एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स हैं और 60 सब एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स है और 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं. तो वो जो उसमें 60 वाला था ना, दैट वाज गिवन बाय डॉक्टर P सेनगुप्ता. ओके. Then green revolution can be brought in dry zones through irrigation, as already agriculture is the base of these areas. There is National Seeds Policy 2002, National Agricultural Policy 2000, and there is good participation of private sector in the supply of seeds of crops and vegetables. There is demand supply gap regarding quality of seeds in case of low value and high volume crops. तो इसके कुछ फीचर्स देख लो. और एग्रीकल्चरल पॉलिसी 2000 है और नेशनल सीड्स पॉलिसी 2000 है. नेट सोन की बात हम कर चुके हैं. और फॉरेस्ट एरिया जबकि 23.40% है
और नेट सोन एरिया कितना है 45.28% है इंडिया में, ठीक है। तो नेशनल सीड्स पॉलिसी 2002 और नेशनल एग्रीकल्चरल पॉलिसी सन 2000। अब ये जो ईयर है वो स्वैप कर देगा और फिर कहेगा कि टेल मी इफ़ द स्टेटमेंट इज़ राइट और रॉन्ग। तो यही है, नेशनल एग्रीकल्चरल पॉलिसी आई थी सन 2000 में, यानी कि पहले आ गई थी, और नेशनल सीड्स पॉलिसी आई थी 2002 में, ठीक है। फिर नेट सोन एरिया अगर 45.5% है तो फॉरेस्ट एरिया अप्रॉक्सीमेटली 23.4% है। When two crops do not compete for nutrients in proximity, they are planted in adjacent rows. Typical example is wheat, mustard, both are rabi, so they can be planted side by side. So ये क्या है, डबल क्रॉपिंग का एग्जाम्पल है। Wheat, mustard can be cropped side by side. True or false? Wheat side by side. Line sowing of wheat and mustard in 6:1 and 8:1 row ratio gives higher net of returns over traditional farmers practice. So what is cropping system in mustard crop? Cropping system mustard. Mustard can be grown in a mixed crop with lentils and wheat. 1 row of mustard and 4 rows of gram, और 1 row of mustard and 9 rows of, ये अच्छा है। देखो इसमें लिखा है कि कहाँ गया वो 1 row वाला टेक्निक्स, हाँ ये देखो 1 row of mustard and 4 rows of gram और 1 row of mustard and 9 rows of wheat should be seeded if the mustard is being planted as an intercrop. इंटर नहीं होना चाहिए, ये मेरे ख्याल से डबल क्रॉप होना चाहिए। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो यह है कि 1 row of mustard and 4 rows of grams and then 1 row of mustard and 9 rows of wheat should be seeded if the mustard is being planted as a intercrop, ठीक है। तो ये क्लियर है। अब एक बार और जो इंटरक्रॉप और डबल क्रॉपिंग की डेफिनेशन थी वो देखना है एक बार। देखो इंटरक्रॉपिंग होता है प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग 2 or more क्रॉप्स इन प्रॉक्सिमिटी, हाँ तो इंटरक्रॉप सही तो लिखा है। और डबल क्रॉप क्या होता है, 2 or more क्रॉप्स आर ग्रोन विद इन 1 क्रॉपिंग ईयर एट 1 प्लेस, मतलब उसमें कोई पैटर्न नहीं होता है, ठीक है। एक ही जगह तुमने दोनों उगा दिया है हैपहज़ार्ड वे में, 1 क्रॉपिंग ईयर में एट अ सिंगल प्लेस तुमने 2 or more क्रॉप्स उगा दिया, डबल क्रॉपिंग हो गया। इंटरक्रॉपिंग में एक फिक्स्ड पैटर्न होता है, राइट। तो वही कह रहे हैं। नाउ वीट मस्टर्ड और वीट और ग्राम भी चलता है, मतलब दे डू नॉट कम्पीट, wheat gram, wheat mustard. Then Sikkim, less than 10% area is left for agriculture due to forests. Less than 10% area किस state के पास है for cultivation, agriculture, etc. So that is Sikkim. Green Revolution technology did not involve much of social and environmental costs, and hence a threat to sustainable agriculture exists. UP and Andhra are two largest consumers of fertilizers. In absolute quantity की बात करें तो मैंने ऊपर बताया था पर हेक्टेयर प्रति केजी रिक्वायरमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स में सबसे टॉप पे पंजाब है, बट अगर ऑब्सोल्यूट क्वांटिटी में देखें तो उत्तर प्रदेश इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ फर्टिलाइजर इन ऑब्सोल्यूट क्वांटिटी, फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश, ठीक है। नाउ काउ पी कंटेन्स द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, दैट इज 0.49%। सो काउ पी क्या होता है, देखने में कैसा होता है एक बार देख लो। काउ पी ये जो मम्मी बनाती हैं और बिल्कुल पसंद नहीं है मेरे को। सो दिस इज़ काउ पी एंड इसका नाम है विग्ना unguiculata and is an annual herbaceous legume from the genus Vigna. Its tolerance for sandy soil and low rainfall have made it an important. So cowpea है, इसको लोबिया बोलते हैं वो, cowpea और चावली। अब ये रावी है कि खरीफ है, देख लेते हैं। मेरे ख्याल से खरीफ होना चाहिए। cowpea can be grown as both as खरीफ और रावी, ठीक है। तो ये हो गया cowpea जिसमें नाइट्रोजन कंटेंट बहुत सबसे ज़्यादा होता, हाईएस्ट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन 0.49%, ठीक है। फिर इसके बाद है इन अ न्यूली इम्प्रूव्ड एरिड लैंड लोबिया इज़ मोस्ट सूटेबल एज ग्रीन मैन्योर, ठीक है। ये भी कर सकते हो, लोबिया इज़ द मोस्ट सूटेबल एज ग्रीन मैन्योर। इसको काउपी को लोबिया भी बोलते हैं क्या? इस काउपी सेम एज लोबिया? लोबिया की सब्ज़ी तो खाते हैं हम लोग। काउपीज़ एंड लोबिया आर द सेम थिंग, अच्छा। काउपीज़ आर ऑल्सो नोन एज लोबिया, ब्लैक आइड पीस, चावली, चावला, बोबारलू, ठीक है। तो लोबिया को काउपीज़ भी कहते हैं, स्पेशली जो अंदर वाला बीज होता है, ठीक है। सो इन अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड लैंड इम्प्रूव या न्यूली इम्प्रूव्ड एरिड लैंड, मतलब पहले का भी एरिड रहा होगा फिर थोड़ा सा इम्प्रूव होगा तो उसमें लोबिया लगा दो तो बहुत अच्छा उसको ग्रीन मैन्योर मिल जाएगा। साउथ इंडिया एरियाज़ ऑफ हाई प्रोडक्टिविटी, तो सातर, कोल्हापुर, महाराष्ट्र और सूरत इन गुजरात, कोस्टल एरियाज़ ऑफ आंध्र प्रदेश। ये क्या है, मतलब कोल्हापुर महाराष्ट्र में, सूरत इन गुजरात, क्या एग्रीकल्चरल फर्टिलिटी सॉइल की बात कर रहे हो? हाई प्रोडक्टिविटी, साउथ इंडिया एरियाज़ ऑफ हाई प्रोडक्टिविटी। सो कोल्हापुर, सूरत एंड सातर, कोल्हापुर, सूरत, सातर या सतारा हैव गुड agriculture
और नॉट। अब ये जवाब नहीं देगा। कोल्हापुर, सूरत एंड सतारा आर नोटेबल रीजन्स इन महाराष्ट्र, इंडिया विद सिग्निफिकेंट एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। तो Satara district leads the state with the highest number of marginal farmers, totaling around 6.74 lakh. And Kolhapur district has a robust agricultural sector characterized by high number of farmers. It ranks second in Maharashtra for the number of marginal farmers. And Surat, while the search result did not provide specific details on Surat's agricultural development, it's known that agriculture remains a vital part of the economy in many regions of Maharashtra. Surat typically focuses on cash crops and has been involved in various agricultural initiatives. कोल्हापुर एंड सतारा एग्जाम्प्लीफाई स्ट्रॉन्ग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस विद इन महाराष्ट्र। ठीक है, तो इस रूप में इसको याद कर सकते हो। देन एलपीजी रिफॉर्म्स इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर, डिस्पैरिटी ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम्स आ गई थी, रिडक्शन इन सब्सिडीज़। देखो एलपीजी रिफॉर्म्स जब आया था तो ऑफकोर्स सब्सिडी को कम करने की बात कही गई थी और कैश क्रॉप्स का बढ़ावा हो गया था, लेकिन एग्रीकल्चरल इनकम्स में डिस्पैरिटीज़ भी आ गई थी। ग्लोबलाइजेशन डज नॉट लीड टू क्लाइमेट चेंज। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर क्या होता है? वही सब है, अवॉइडिंग टिलेज, कवरिंग द सॉइल विद रेसिड्यूज, स्पेशियल एंड टेम्पोरल क्रॉप सीक्वेंसिंग रोटेशंस, देन टोटल फार्म्ड लैंड एरिया मैक्सिमम इन राजस्थान एंड टोटल नंबर ऑफ फार्मर्स मैक्सिमम इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये भी हो गया। तो फार्म लैंड एरिया सबसे ज़्यादा कहाँ है? राजस्थान में है, जबकि सबसे ज़्यादा फार्मर्स कहाँ हैं? उत्तर प्रदेश में। अब इसके बाद ये देख लो, थोड़ा सा बचा है। मार्जिनल होता है लेस देन, मतलब 0 से 1 हेक्टेयर। ठीक है, फिर स्मॉल होता है तुम्हारा 1 से 2 हेक्टेयर, फिर मीडियम होता है 2 से 4, नहीं सेमी मीडियम होता है 2 से 4, फिर मीडियम होता है 4 से 10, और फिर लार्ज होता है या बिग होता है 10+ हेक्टेयर्स। अब सनहेम्प, सनई, गुआर एंड धैंचा, बेस्ट नाइट्रोजन एक्सट्रैक्शन इज गिवन बाय धैंचा। 105 किलोग्राम पर हेक्टेयर नाइट्रोजन फ्रॉम धैंचा, 105 किलोग्राम पर हेक्टेयर नाइट्रोजन। ये क्या लिखा है? 105 kg nitrogen. So Dhencha, a green manure crop, is known for its ability to enrich soil fertility. It can provide approximately 100 to 120 kg of nitrogen per hectare, making it an effective option for improving soil health and reducing reliance on chemical fertilizers. So ठीक है। So अब इसको अगर हम कंपेयर करें, Cowpea and Dhencha, which has more nitrogen fixation ability? When comparing the nitrogen fixation abilities, ये क्या हो गया? Sign up और log in to access your search history and unlock pro search। तो log in तो था यार। So हाँ, ये आंसर पढ़ रहे थे हम लोग। When comparing the nitrogen fixation abilities of Cowpea and Dhencha, Cowpea generally exhibits a higher potential for nitrogen fixation under optimal conditions। Cowpea तुम्हारा 100 से 240 किलोग्राम नाइट्रोजन पर हेक्टेयर दे देता है, डिपेंडिंग ऑन द वैरायटी एंड एनवायरमेंटल कंडीशंस। धैंचा जबकि 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन पर हेक्टेयर देता है। ठीक है, अगर ऑप्शन में Cowpea है तो Cowpea फर्स्ट पे आएगा, अदरवाइज धैंचा भी नॉट बैड। ठीक है, उसके अलावा सनहेम्प, सनाई और ग्वार का भी नाम याद रखना। देन ड्रॉट ब्रीड्स ऑफ, ये क्या है? ये मेरे ख्याल से गाय की नाम है कि भैंस का नाम है? अब इस पे सवाल तो नहीं आना चाहिए, बट ये याद रख लो, साहिवाल मिल्क ईल्ड इज़ हाईएस्ट। देन काउज ऑफ राजस्थान, ये भी नहीं आएगा। गोट ब्रीड्स, हाँ गोट की 2-4 ब्रीड्स, बाबुरी या जमुनापरी, बारबरी और जमुनापरी बकरियों की ब्रीड है। साहिवाल मेरे ख्याल से गाय की ब्रीड है जो सबसे ज़्यादा मिल्क ईल्ड देती है। और मिल्च ब्रीड्स की बात करें, गिर, साहिवाल, सिंधी, देवनी, थरकरपार, ये मोस्ट फेमस मिल्च ब्रीड्स ऑफ काउज हैं या भैंस है। एनीवेज, मिल्क में उत्तर प्रदेश इज़ मोर, मतलब टॉप पे है, और राजस्थान आर फॉलोड बाय राजस्थान। सो दीज आर द टॉप 2 मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। ड्रॉट ब्रीड्स के 2 नाम याद कर लो, जैसे तुम्हारा नागौरी हो गया और हलीकर याद रख लो, हलीकर। बाकी सिंधी देवी थरकरपार, सिंधी देवनी थरकरपार, और गिर साहिवाल तो पता ही है। सो दीज आर व्हाट? सिंधी देवनी थरकरपार गिर साहिवाल आर व्हाट? सो Sindhi, Devni, Tharkarpar, Gir and Sahiwal are indigenous breeds of cattle primarily found in India and surrounding regions. So Sindhi, Red Sindhi, ये क्या है? Devni, this breed is Tharkarpar। ठीक है, कैटल है, मिल्च ब्रीड्स ऑफ कैटल्स हैं, बस ख़त्म बात। ठीक है, तो ये पेज भी हो गया हमारा। एक बार ये देख लेते हैं। मार्जिनल में 0 से 1, फिर स्मॉल में 1 से 2, फिर सेमी मीडियम में 2 से 4, फिर मीडियम में 4 से 10, और फिर लार्ज में 10 हेक्टेयर से ज़्यादा। ठीक है,
और शीप्स याद रख लो कि सबसे ज़्यादा शीप्स तुम्हारी तेलंगाना में है। और बफलोस के 2-4 नाम याद रख लो, मुर्रा, भदवारी, जफरबादी, सुट्टारी, ठीक है। आरी आरी आ रहा है, ठीक है। भदवारी, जफरबादी, सुट्टारी, महसाना, ठीक है। तो ये सब बफलो में चला जाएगा, ठीक है। अब ऑपरेशन फ्लड से अगले लेक्चर्स देखते हैं।